नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चल रहा था, जिसका मैं आज आपको लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं याद दिलाता हूं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन पढ़ा था, मतलब सोवियत संघ का विघटन पढ़ा था, जिसके हमने कारण परिणाम और हर जगह पे कारण पढ़े थे। और लास्ट जो हमने मतलब हर तरीके के जो कारण थे वो पढ़े थे। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एक तरीके से आपको याद हो तो यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब एक ध्रुवीय विश्व, जहां पर हमने अमेरिकी वर्चस्व को समझा था, जो कि मैंने आपको बताया था। ये हमारा एक चैप्टर हुआ करता था किसी टाइम पे, लेकिन 2 साल पहले इसको हमारी एनसीईआरटी से हटा दिया गया। अब बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था यूनिपोलर वर्ल्ड में कि अमेरिकी वर्चस्व आ गया और साम्यवाद क्या हो गया, साम्यवाद का बिल्कुल खत्म हो गया। तो साम्यवाद पर बिल्कुल सबका भरोसा खत्म हो गया था। उस साम्यवाद को खत्म करने के बाद हर एक देश एक तरीके से क्या चाहता था, अपने तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना चाहता था। लेकिन बच्चों क्या था कि सब देश जीरो से, अब जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 देश बचे, तो 15 के 15 देश क्या जीरो से शुरू करने वाले थे, मतलब अपने आप को किससे शुरू कर रहे थे, जीरो से। अब उस जीरो की शुरुआत से बच्चों क्या हुआ कि जो एक तरीके से देखा जाए अमेरिका था, मतलब अमेरिका या फिर जो पूंजीवादी देश थे, इन लोगों ने इनकी मदद करी। याद है ना, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि अमेरिका को ऐसे देशों के में हस्तक्षेप करने का मौका मिला जो कि साम्यवाद से मतलब एक तरीके से अभी छूटने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें जो सबसे बड़ा चांस था, ये 15 के 15 गणराज्य थे जो हाल ही में सोवियत संघ के विघटन से आजाद हुए थे। अब इन गणराज्यों में अमेरिका ने क्या करा, हस्तक्षेप करना शुरू किया और यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था के लिए बोला। अब बच्चों, अमेरिका ने इतना फोर्स नहीं किया। अब रीजन भी क्या था कि ये खुद भी मतलब एक तरीके देखा जाए तो सोशलिज्म से, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उससे क्या हो चुके थे बच्चों, परेशान हो चुके थे। अब ये न्यू सिस्टम की डिमांड करते, और न्यू सिस्टम क्या था बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया इनके लिए कैपिटलिज्म था। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, जिससे हम शुरुआत करेंगे, क्या, थेरेपी, शॉक थेरेपी। तो बच्चों, शॉक थेरेपी क्या है, पहले तो मैं आपको वही बता रहा हूँ एक शॉर्ट में कि वही सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाना ही शॉक थेरेपी कहलाया एकदम से। कहां से, सोशलिज्म से या कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट बन जाना एकदम से, इसी चेंज को ही क्या बोला गया, इसी संक्रमण को क्या बोला गया बच्चों, शॉक थेरेपी। वैसे शॉक थेरेपी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मल वर्ड के अकॉर्डिंगली, तो इसको शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब किसी को चोट पहुंचाकर उसका इलाज करना। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और उसकी जो पल्स रेट है, जो धड़कन है, वो धीरे धीरे ऐसे स्लो ऐसे जिगजैग हल्का सा हो जाता है, तो डॉक्टर क्या होता है, उसको ऐसे शॉक देता है। मतलब शॉक से क्या उसको आराम मिले, मजा आएगा, नहीं ना बच्चों, शॉक से उसको क्या लग रहा है, हर्ट हो रहा है। तो किसी को जब हम हर्ट करके और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये तो वर्ड मीनिंग के बेसिस पे था, लेकिन इससे शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, वो मैं आपको बता। आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, मतलब साम्यवाद या फिर समाजवाद की समाप्ति के बाद जो सोवियत रिपब्लिक्स थे, मतलब जो 15 कंट्रीज थी, उन सब ने क्या करा बच्चों, वर आस्क्ड टू अडॉप्ट द सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। उन्होंने क्या करा, समाजवाद से किधर की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ चेंज करने के लिए बोला गया। किसने बोला बच्चों, ये जो मॉडल था डायरेक्टेड बाय द, यहाँ पर लिखा मैंने, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे बच्चों, जब हमारा एक चैप्टर है इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, उसमें मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और बच्चों, इसी चेंज को, सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म की तरफ जो चेंज था, इसी को हमने क्या बोला बच्चों, शॉक थेरेपी बोला। शॉक थेरेपी क्योंकि बच्चों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एकदम से बदलने पे क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। तो यही सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म एकदम से हम चेंज करने की जो वो एक तरीके से मॉडल था, इसी को ही हमने क्या बोला, शॉक थेरेपी बोला। अब बच्चों, फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी में क्या क्या होने वाला था हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या था बच्चों, जो ओनरशिप का जो मेन रोल था, पहले आपको याद हो तो क्या था, याद है बच्चों, राज्य के पास थी सारी शक्तियां, और जमीन जो थी वो कलेक्टिव थी, मतलब जो लैंड था वो कलेक्टिव एक तरीके से उस पर ओनरशिप मानी जाती थी। लेकिन कैपिटलिस्ट आते ही कलेक्टिव हटके क्या हो गया, प्राइवेट ओनरशिप हो गया, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट, मतलब सरकार की जितनी भी चीज़ें थी, सरकार की जितनी भी प्रोडक्शन थी या जितनी फैक्ट्रीज थी या जितनी भी उनके हाथ में चीज़ें थी, सब चीज़ों को क्या कर दिया गया बच्चों, प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब निजीकरण कर दिया गया।
जो सरकारी एसेट्स थे, मतलब सरकारी एक तरीके से देखा जाए तो संपत्तियां थी, उन सबको भी क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज मतलब कि पहले मैंने आपको बताया समाजवाद में हर एक चीज़ सरकार की होती है, तो सरकार की मतलब जो चीज़ें थी, चाहे प्रोडक्शन यूनिट हुई चाहे कुछ भी हुई, वो सारी की सारी चीज़ों को बेचा गया, उन सबका क्या किया गया, निजीकरण किया गया। इसको भी मैं अभी आगे एक टॉपिक कराऊंगा नेक्स्ट, बिल्कुल इसके बाद, तब मैं आपको इसको समझाता हूँ बढ़िया से। अब ये देखो बच्चों, कलेक्टिव फार्म्स। अब पहले क्या था, जब सोशलिज्म था तो कलेक्टिव फार्म्स होता था। कलेक्टिव फार्म्स मतलब सामूहिक कृषि की जाती थी। सामूहिक कृषि का मतलब क्या होता है कि जो खेत है ना, उस पर सिंगल ओनरशिप नहीं रहेगी, उसमें पूरे गांव की या पूरे के पूरे देश की ओनरशिप रहेगी। समझ आई बच्चों, कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी। लेकिन अब जैसे कैपिटलिज्म आ गया तो जो कलेक्टिव फार्म्स थे वो खत्म हो गए, किसमें आ गया, प्राइवेट फार्म्स में आ गया। और जो खेती थी वो भी कैसे की जाने लगी बच्चों, कैपिटलिस्ट मेथड से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बेसिस पे। यहाँ पर जनता का ध्यान ना रखते हुए, किसका, पैसे के प्रॉफिट का ध्यान रखते हुए खेती शुरू की। अब जो क्या था, ओपन मार्केट सिस्टम भी आ गया था। ओपन मार्केट सिस्टम मैंने आपको बताया था, लिबरलिज्म को ही हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर उदारवाद की भी शुरुआत हो चुकी थी बच्चों, जैसे ही कैपिटलिज्म आया। और जो एक तरीके से म्यूचुअल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, पहले क्या था बच्चों कि ये जो सोवियत संघ था अपनी करेंसी को बढ़ावा देता था, क्योंकि वो भी एक सुपर पावर था। अब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो अब क्या होने लगा कि जो कन्वर्टिबिलिटी थी वो क्या हो गई, आपसी में चेंज होने लगी इन पूरे के पूरे देशों के अंदर। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें सोवियत यूनियन की ही करेंसी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब बच्चों लास्ट में क्या हुआ, कनेक्शन टू द इकोनॉमिक सिस्टम टू द वेस्टर्न कंट्रीज। अब पहले क्या था कि जो पूर्वी देश थे, मतलब पूर्वी खेमे के देश थे, मतलब सोवियत संघ के देश थे, वो पश्चिमी देशों के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं रखते थे। लेकिन अब क्या होने लगा बच्चों, कनेक्शन बन गया इनके बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। लास्ट में देखो क्या लिखा है, नो अल्टरनेटिव सिस्टम अदर देन द कैपिटलिज्म वाज एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद को ही बढ़ावा दिया गया। किसी भी सिस्टम को, किसी भी दूसरी विचारधारा को, मिक्स्ड इकोनॉमी, किसी को भी एक तरीके से दूसरा चांस नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ किसको, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया इसी में ही। बच्चों ये थे हमारे शॉक थेरेपी के एक तरीके से फीचर, विशेषता है कि शॉक थेरेपी से हुआ क्या क्या। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, आउटकम्स ऑफ शॉक थेरेपी। आउटकम्स ऑफ शॉक थेरेपी मतलब शॉक थेरेपी के परिणाम। तो पहला परिणाम क्या था बच्चों के, शॉक थेरेपी पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी, टोटली फेलियर हो गया था इससे, जिससे रशियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या हो गया था, कोलैप्स। मतलब एक तरीके से वहां का जो औद्योगिक ढांचा था पूरा का पूरा चरमरा गया था, खत्म हो चुका था। और उसी की वजह से क्या हुआ, रशियन करेंसी क्या थी बच्चों, रूबल है रशियन करेंसी, इसमें क्या हो गया था, गिरावट आ गई थी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड। अब शॉक थेरेपी से क्या हुआ बच्चों कि पुराना जो सिस्टम था सोशलिज्म वाला, जिसके अंदर वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता था, वो बिल्कुल क्या कर दिया था बच्चों, डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के आधार पर चल रही थी, जो कि रीजन क्या है हमारा, कैपिटलिज्म का होना। अब बच्चों अगला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज रिड्यूस्ड मोस्ट एंड मोस्ट पीपल बिकेम पुअर। अब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज थी, गवर्नमेंट सब्सिडीज मतलब सरकारी रियायतें, जो सरकारी रियायतें थी वो कम कर दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अधिकतम लोग क्या हो गए बच्चों, गरीब हो गए। क्या हो गए, गरीब। नेक्स्ट पॉइंट, 90% ऑफ इंडस्ट्रीज। आपको बच्चों मैंने लास्ट टॉपिक में, अभी इससे पहले जो मैंने कराया था शॉक थेरेपी के बारे में फीचर से, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट एसेट्स थे, मतलब स्टेट एसेट्स थे, उनको प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया, मतलब उनको प्राइवेट कर दिया गया, उनका निजीकरण कर दिया गया। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि 90% इंडस्ट्री, इसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आगे, वो जो सरकारी चीज़ों को, सरकारी संपत्तियों को जो बेचा गया था निजी हाथों में, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू प्राइवेट हैंड्स और कॉरपोरेशंस। मतलब क्या था, या तो इधर प्राइवेट हैंड्स मतलब, या फिर कंपनीज कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 90% इंडस्ट्री जो थी प्राइवेट, मतलब एक कुछ निजी हाथों में दे दी गई थी, या फिर कुछ कंपनीज को दे दी गई थी। वो भी किस में, थ्रो अवे प्राइस है, मतलब औने पौने दाम, मतलब बहुत ही रद्दी दामों के अंदर सारी की सारी जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, 90% इंडस्ट्रीज ऐसे दामों पे चली गई। इसी को बच्चों जो बिल्कुल ही रद्दी दामों पर बेची गई इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर्स को, इसी चीज़ को कहा गया हिस्ट्री की, इतिहास की सबसे बड़ी क्या, गैरेज सेल कहा गया। क्या क्या बच्चों, गैरेज सेल। गैरेज सेल जो है मैं अभी आपको अगले टॉपिक में कराऊंगा। गैरेज सेल मैंने आपको बताया था ना कि इसके बारे में मैं आपको कराने वाला हूं। तो गैरेज सेल हुई बच्चों, क्या हुई, गैरेज सेल। गैरेज सेल का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू द प्राइवेट हैंड्स एंड कॉर्पोरेशन एट थ्रो अवे प्राइजेस।
थ्रो अवे प्राइजेस की वजह से इसको क्या कहा गया बच्चों, गैरेज सेल कहा गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अभी बच्चों आगे देखिए कि शॉक थेरेपी से क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई। ठीक है, मतलब आर्थिक विषमता की बढ़ोतरी हुई। आर्थिक विषमता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि गरीब और अमीर में ज़्यादा फर्क आने लग गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, क्राइसिस ऑन फूड रिसोर्सेज, खाद्य पदार्थों में भी क्या होने लगा बच्चों, कमियां होने लगी, संकट आने लगा खाद्य पदार्थों में भी, खाद्यान्नों में भी। आगे आ गया राइज ऑफ माफिया। अब बच्चों क्या होता है, जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता या लोगों के पास काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी होती, तो बच्चों उनको जीना तो है ही, उनको अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है, तो क्या करते हैं, गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे गुंडागर्दी, स्नैचिंग, चोरी चकारी, ठीक है, मर्डर या फिर वो डकैती, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिससे क्या होता है, कुछ गैंग्स बन जाती है। ठीक है, और उन्हीं गैंग्स को कहते हैं माफिया। क्या कहते हैं बच्चों, माफिया। तो जो माफिया ग्रुप था वो राइज हो गया यहाँ से, यहाँ पर कहाँ पे, रशिया के अंदर माफिया ग्रुप राइज हो गया। और लास्ट में क्या हुआ बच्चों, अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट रिजाइम, मतलब एक तरीके देखा जाए सत्तावादी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मतलब जिससे क्या हुआ, जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ की संसद थी, उसने उसको क्या बना दिया बच्चों, वीक बना दिया। क्या बना दिया, वीक बना दिया। और वहाँ पर अधिकतम जो कंट्रोल था वो सिर्फ किसका था बच्चों, प्रेसिडेंट का था। किसका था, प्रेसिडेंट का। तो दोस्तों अभी मैंने आपको गैरेज सेल के बारे में बताया था, तो गैरेज सेल है क्या, मैं अब आपको एक्सप्लेनेटिव तरीके से बताता हूँ। तो बच्चों गैरेज सेल ने सबसे पहले क्या करा, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज थी जो सोवियत संघ के साथ थी, जिसमें प्रमुख कौन थी, रशिया, सब की सब मतलब जो सब पहले क्या थी, एक तरीके से देखा जाए तो साम्यवादी या समाजवादी देश थे, सब के सब डिस्ट्रॉय हुए, सबके सब तबाह हो गए। किससे, गैरेज सेल की वजह से। क्योंकि शॉक थेरेपी याद है ना, शॉक थेरेपी का एक पार्ट था, हमने पढ़ा था अभी गैरेज सेल। तो गैरेज सेल से क्या है, क्या और क्या क्या हुआ, तो मैंने आपको भी बताया था कि 90% इंडस्ट्री सोल्ड टू द प्राइवेट एंड कंपनीज एट थ्रो अवे प्राइस, के औने पौने दामों में 90% उद्योग किसको बेच दिए गए, प्राइवेट लोगों को या फिर प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, जिससे क्या हुआ बच्चों, इसी ये जो है ना थ्रो अवे प्राइसेस, इसी की वजह से पूरी की पूरा जो हमारा सिस्टम था इकोनॉमी का सारा तबाह हुआ। जिससे क्या हुआ बच्चों, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वॉज कंट्रोल्ड बाय। अब ये जो बिक्री हुई इस तरीके की कि औने पौने दामों में क्यों बेच दिया भैया, सही दामों में क्यों नहीं बेचा। तो बच्चों पहले क्या था कि ये सारी चीजें संभाल रही थी सरकार, समाजवाद के चलते हुए सारी चीजें जब सरकार संभाल रही थी, तो हर एक चीज पर कंट्रोल किसका था, हर एक चीज पर कंट्रोल किसका था, सरकार का था। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्या हो गया, अब पूंजीवाद आ गया, कैपिटलिज्म आ गया। तो कैपिटलिज्म में अब जो कंट्रोल था ना इन सारी चीजों पे, किसका आ गया, मार्केट का, पावर ऑफ मार्केट, नॉट गवर्नमेंट के। अब मार्केट क्या है, मार्केट के बंदे वो जो लोग व्यापारी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, अब उनके हाथ में सारी पावर थी इन इंडस्ट्रीज के हाथ में। अब वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगे कि हमें सस्ते में मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब उनको ये सारी की सारी सरकारी चीजें कम से कम दामों में मिलेगी। तो इन पावर ऑफ मार्केट्स नहीं, बाजार की शक्तियों नहीं क्या करा बच्चों, ये पूरा गेम रचाया, और पूरे के पूरी मतलब इससे अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तबाह हो गई। नेक्स्ट देखो बच्चों, रीजन क्या थे गैरेज सेल के। पहला रीजन क्या था, द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वॉट अंडर एस्टिमेटेड, के जो मतलब बड़े बड़े महत्वपूर्ण उद्योग थे उनके जो मूल्य थे उनमें को मतलब एक तरीके से बहुत कम आंका गया, मतलब अंडर एस्टिमेट किया गया उनकी वैल्यूज को, जिस वजह से उसको कैसे भी दामों में बेच दिया गया। ठीक है, मतलब पूरा मतलब प्रॉपर मतलब बैठ कर कुछ बातचीत कर कर या पूरा प्राइस फिक्स कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने कंट्रोल किया हुआ था। तो जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो बस एक ही चीज़ चाहते थे कि हमारा कंट्रोल हो जाए, क्या उनके कंट्रोल होने की वजह से क्या करा, उन्होंने कैसे भी प्राइजेस रख दिए। अब कैसे भी प्राइजेस के लिए क्या हुआ बच्चों, द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर अंडर एस्टिमेटेड। अब शॉक थेरेपी से क्या हुआ बच्चों, इतना ज़्यादा बर्बादी आ चुकी थी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या करा, अब जैसे मैंने बताया हर एक व्यक्ति को क्या किया गया, एक राइट मतलब लाइसेंस दिया गया इस गैरेज सेल में पार्टिसिपेशन के लिए प्रॉपर, कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है आए और इस गैरेज सेल में, मतलब इस सेल में, गैरेज सेल तो इसको बाद में नाम पड़ा, इस सेल में जो भी सरकारी उद्योग बिक रहे हैं इसमें आकर क्या करें बच्चों, पार्टिसिपेट करें। लेकिन इस मेगा सेल, जैसे मैंने बताया ना, जो बड़ी बिक्री थी 90% सेल, अभी तक नाम क्या है बच्चों, मेगा सेल, अभी गैरेज सेल नाम नहीं है। गैरेज सेल नाम इसका तब पड़ा जब ये सारी चीजें होने पौने दामों में बेकार रेटों पर बिक गई थी। तो अभी मेगा सेल चल रही थी बच्चों, सबको पार्टिसिपेशन के लिए क्या दिया गया, लाइसेंस दिया गया। और ये लाइसेंस का क्या हुआ बच्चों, अब शॉक थेरेपी मैंने आपको पढ़ाया था, शॉक थेरेपी में क्या हुआ, पूरा का पूरा जो ये पूर्वी देश थे, जितने भी साम्यवादी देश थे, सब बर्बाद हो चुके थे। अब साम्यवादी की बर्बाद देश के अंदर अब लोगों को क्या चाहिए,
कि उनके पास कैसे भी करके जीविका हो जाए, मतलब कैसे भी करके पैसे आ जाए। जैसे हमारी सबकी हालत थी कोरोना में, हमें क्या चाहिए था, कहीं ना कहीं से हमें इनकम चाहिए थी। याद है ना बच्चों सबको कोरोना की हालत? तो कोरोना की हालत में हमें पता था कि भाई हमारे पास कोई काम वाम नहीं है, हमारी फैमिली के पास कोई काम वाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कोई काम या कोई पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो लोगों को ये जो लाइसेंसेस थे, ये जो अधिकार पत्र थे, ये एक अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे देखे, तो लोगों ने क्या करा, इन लाइसेंसेस को क्या कर दिया, बेच दिया। किसको? काला बाजारियों के हाथ में, ब्लैक मार्केटियर्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको किसकी जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी। इन काला बाजारियों ने क्या करा बच्चों, ये जो पूरा का पूरा फ्लो था, मतलब किसको बेच दिया वापस? वही लोगों के पास जिनके पास पैसा था, मतलब अमीर लोगों को ही सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज थे वही मिलते गए। और उन अमीर लोगों ने क्या करा, वही मैंने बताया था अभी कि पावर ऑफ मार्केट, जो उनका कंट्रोल था मार्केट पर, उसी के बेसिस पे उन्होंने सारी की सारी चीज़ें खरीदी। ब्लैक मार्केटियर्स ने भी उनमें इसमें उनका साथ दिया। इन सब चीज़ों से क्या हुआ बच्चों, रशियन करेंसी जो थी रूबल, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, मुद्रास्फीति हुई, इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चों, जब हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या हुआ बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुद्रास्फीति कहते हैं हिंदी में, जिससे जो लोगों की, अब मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या हुआ कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग रेट, मतलब महंगे, मतलब हर एक चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई, मतलब पैसों की। जिस वजह से क्या हुआ, लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी खत्म होने लगी। तो दोस्तों हमारे आज का लास्ट टॉपिक जो है क्या है, फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड इंडिया। मतलब जो पूर्वी साम्यवादी देश थे, पूर्वी साम्यवादी देश मतलब जो भी देश सोवियत संघ से अलग हुए थे, उनके साथ अब भारत के रिश्ते या भारत और उनकी स्थिति कैसी है। तो जैसे अगर मैं बात करें तो भारत के उन सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ सबके साथ देश अच्छे हैं। खासकर अगर हम बात करें रशिया के, तो रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। और रीजन भी, मतलब इसका क्या है, सबसे पहले कि दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड पर बिलीव करते हैं। जैसे बच्चों आपने यूनिपोलर पढ़ा, मतलब एक ध्रुव है, बाइपोलर पढ़ा, दो ध्रुव है। ये बिलीव करते हैं, रशिया और इंडिया बिलीव करते हैं किस पे बच्चों, मल्टीपोलर पे। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है कि एक महाशक्ति या दो महाशक्ति नहीं, विश्व के अंदर कई सारी महाशक्तियां हो, मतलब कई सारी सुपर पावर्स हो, इसी को बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। दोनों का सपना यही है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बोथ कंट्रीज बिलीव इन कॉपरेशन कलेक्टिव। तो दोनों कंट्रीज, मतलब सिंगल सिंगल बताता हूँ किन 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 चीजों पर बिलीव करती हैं। सबसे पहले कॉपरेशन, सहयोग करती है एक दूसरे का। अगला कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब एक तरीके दोनों के साथ के जो एक तरीके सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा पर ध्यान देती हैं। आगे टेरिटोरियल सोवरेनिटी, संप्रभुता पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दोनों की जो, मतलब यही नहीं कि मैं ये अपने देश के अंदर ऐसा चाहते हैं, ये पूरे विश्व में भी इसी तरीके से चाहते हैं। जैसे कि लिखा है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब हर एक देश के अंदर क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब कोई भी देश किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का रिश्ता बना सकता है, ये नहीं कि उसको अगर देखना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ संबंध बनाऊं नहीं बनाऊं, या फिर अमेरिका पूंजीवादी देश है या दूसरा कोई साम्यवादी देश है या कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो किस तरीके से उनके साथ रिश्ता बनाना नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। या किसी दूसरे देश पर भी कोई दबाव नहीं डालना। जैसे मान लो रशिया एक सुपर पावर है अभी के टाइम पे, अगर देखें, जैसे आपने देखा था लास्ट ईयर यूक्रेन के साथ हुआ, और अभी भी कई सारी जगहों पर रशिया का प्रभुत्व बहुत अच्छा है। तो अगर हम देखें, रशिया एक सुपर पावर है और हम, भारत जो है रशिया का दोस्त है, लेकिन रशिया कभी भी भारत पर दबाव नहीं डालता कि वो अमेरिका से दोस्ती ना करे, कि वो चीन से दोस्ती ना करे, या किसी दूसरे देश से दोस्ती ना करे। इसी का मतलब ये था कि दोनों ही, भारत और रशिया दोनों ही किस पे बिलीव करते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ऐसे नहीं कि रशिया ताकतवर है तो अपना प्रभाव दिखाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के केस में वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। दोनों एक तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे बढ़ावा देते हैं। अगला क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, मतलब जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े होते हैं, इनको बातचीत से सुलझाने का ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि बातचीत से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। अगला, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है हमारा, उसका सुदृढ़ीकरण, मतलब प्रोस्पेरिटी चाहते हैं उसकी, ताकि सारी चीज़ें उसके अंदर बिलीव करें। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही देश सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। लास्ट में अगर बात बताओ बच्चों, 2001 में रशिया और भारत के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, मतलब 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए इंडिया और रशिया के बीच में, जिसके अंदर दोनों को लेकर ट्रेड हुआ या फिर साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, कई सारी चीज़ों के आदान प्रदान हुए। साथ साथ मार्केट्स भी चेंज हुई। साथ में भारत जो है बच्चों, रशिया के हथियारों का, रशियन आर्म्स का सबसे बड़ा खरीदार है आज के टाइम में। विश्व अगर हम बात करें खरीदारी में रशिया के हथियारों में, तो भारत जो है सबसे बढ़िया
सबसे बड़ा क्या है, खरीदार है रशिया के हथियारों का। अगला, इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया। हम आज भी रशिया से क्या मंगाते हैं बच्चों, तेल मंगाते हैं, ठीक है। वो बच्चों सरसों का तेल या ये सब नहीं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। क्रूड ऑयल जिससे हम पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या काम करता है, एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम रशिया से मंगाते हैं। रशिया हमारे न्यूक्लियर प्लानिंग और स्पेस प्लानिंग, इन दोनों में रशिया ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। आपने न्यूक्लियर प्लानिंग में, आपने एक मूवी आई थी बच्चों परमाणु, जिसमें जॉन अब्राहम हीरो था। उसके अंदर आप अगर आप देखोगे ना तो उस टाइम क्या था बच्चों, जब वो भारत में परमाणु ऊर्जा बनाई गई, मतलब हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की खोज की गई, तो उस समय जो भारत था वो काफ़ी एक तरीके देखा जाए तो पिछड़ा हुआ था। और उस समय क्या था कि न्यूक्लियर एनर्जी पर बैन लगा हुआ था कि कोई भी नहीं बनाएगा देश। तो हमने पूरे विश्व से छुप कर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की, जिस वजह से, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिया रूस ने, रशिया ने। और वहीं स्पेस प्लानिंग में, जैसे आपने बात सुना होगा मिशन, जो मिशन मंगल हो गया, मतलब मार्स मिशन हो गया, या फिर चंद्रयान हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ों में भी भारत की मदद की है। स्पेस प्लानिंग में भी किसने, रशिया ने। लास्ट अगर मैं बात करूं तो दो देश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों देश भी किसके देश थे बच्चों, सोवियत संघ के देश हुआ करते थे किसी टाइम पे। भारत इनके साथ भी एक तरीके से एनर्जी इंपोर्ट्स के, मतलब ऊर्जा संसाधनों के आयात पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन अभी तक भारत के क्या रह रहे हैं, इस पे, इसको बढ़ाने पर एफर्ट ज़्यादा हो चुके हैं भारत के, मतलब भारत ने इनसे भी अच्छी खासी दोस्ती करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी एंड होता है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट किसी क्लास की वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, और 12th क्लास के सारे स्टूडेंट जो भी आपके लिंक में है सबको शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी जो नॉलेज है इस चैप्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़े।